तो कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जिसका एक गैंग पीछा कर रहा है। वो लड़की घबरा कर भागने लगती है, लेकिन एक संकरी गली में उस गैंग के आदमी उसे पकड़कर उसके मुंह पे कस के टेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश। तभी गैंग का एक आदमी किसी को कॉल करके बताता है कि काम हो गया, और इस पर वो दूसरा किसी और को कॉल करके बताता है। यहाँ पर सीन होता है कट। आज की तारीख है दोस्तों मई 9। इसके ठीक 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक आदमी किसी रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। गर्लफ्रेंड ये तक नहीं जानती कि ये क्या काम करता है। वो जानने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ इतना बताता है कि मैं एक ट्रेडर हूँ। इसके आगे वो कुछ भी बताना नहीं चाहता। इतने में एक वेटर आता है जिसे कोई और धक्का दे देता है, लेकिन वो इस आदमी को सॉरी कहने लग जाता है। इस वेटर का नाम है शैडो। इसके बाद वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से निकल जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करके वो आदमी भी गाड़ी में बैठा स्मोक कर रहा होता है। तभी 2 आदमी उसकी ओर चले आते हैं। अब इनका हुलिया देखकर तो लगता है कि ये सोल्जर्स हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम जिन है? वो कहता है कि हाँ। तो वो तुरंत उसको बाहर खींचकर उसकी धुलाई कर देते हैं। उसी अधमरी हालत में उसे उठाकर वो एक मिलिट्री कैंप जैसी जगह पे लेकर जाते हैं। वहाँ पर एक और आदमी को दोस्तों ये लोग नील डाउन करवाकर कोई पनिशमेंट दे रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर जिन डर के मारे थर थर कांपने लग जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। फिर वो जिन को एक अलग कमरे में ले जाकर बैठाते हैं और फिर उसे इतना जोर का मारते हैं कि वो रोने बिलखने लग जाता है। और तब दरवाजा खोलकर एंट्री होती है डॉन ली की, जिसको देखकर लगता है कि ये कोई मिलिट्री कमांडर है। इनका सोल्जर ड्रेस देखकर शायद आप धोखा खा गए होंगे दोस्तों कि ये लोग मिलिट्री के आदमी हैं, लेकिन नहीं, सभी के सभी नकली हैं। मतलब इनका मिलिट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। डॉन ली पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम जिन है? वो कहता है कि अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो मेरे बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानते होंगे। उसने दोस्तों अपनी बात पूरी नहीं की थी कि जोर का चाटा पड़ता है और डॉन ली कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूंगा। ये लो पेपर और पेन। पिछले साल 9 तारीख मई को तुमने जो किया वो सब इस पेपर में लिखो। जिम बौखला कर बैठा होता है तो डॉनली उसको एक लड़की की फोटो दिखाता है, जिसको देखकर जिनके पसीने छूट जाते हैं। डॉनली कहता है कि अब याद आया, अब चुपचाप वो सब लिखो जो तुमने उस दिन किया था। जिन कहता है कि वही वाली बात। जिन दोस्तों वही डायलॉग बोलता है जो हर कोई कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ना ही होता ना तो मैं तुझे पकड़ता ही क्यों। ये कहकर डॉनली उसके बाल पकड़कर खींच ले जाता है और एक पानी की टंकी में उसको डुबो डुबो कर उसका बुरा हाल कर देता है। इसी बीच इनकी गैंग की एक औरत जिसका नाम लिडिया है, वो एक बेसबॉल बैट पर कील ठोक रही होती है और वो ऐसा क्यों कर रही है ये तो पता नहीं। फिर डॉन ने जिन को वापस उस कमरे में ले जाकर बैठाता है और कहता है कि अब लिखो उस दिन क्या हुआ था। वो भी कुछ लिख कर देता है, जिसे पढ़कर डॉनली को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उल्लू का पट्टा नजर आता हूँ क्या? तुम ऐसे नहीं मारोगे। कहकर वो कील वाला बेसबॉल बैट उठाकर उसको दे मारता है तो कील लगने से दोस्तों खून के फुहारे निकल जाते हैं और इसी हाल में वो उस पेपर पर अपना स्टेटमेंट लिखता है। उससे पढ़कर डॉनली कहता है कि अगर चुपचाप पहले तुमने ये लिख दिया होता तो इतनी मार नहीं पड़ती तुम्हें। ये कहकर डॉनली खून से लथपथ उसका हाथ उठाकर उसकी उंगलियों के निशान उस पेपर पर लगा देता है। अब डॉनली पूछता है कि तुमने ये सब किया क्यों? जिन कहता है कि मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया था, मुझे अपने गैंग की हाई कमांड से ऑर्डर मिला था और वही मैंने फॉलो किया। अच्छा, तो तुम्हारा हाई कमांड जो कहेगा तुम कर लोगे? अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचोगे क्या कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत? खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में तुमने कहीं पे भी अगर मुंह खोला तो इससे 10 गुना ज्यादा टॉर्चर मिलेगा तुम्हें, समझ गए ना? बॉयज, इस जिंदा बॉडी को वहीं ले जाकर फेंक दो जहां से इसको उठाया था। ये सुनकर डॉनली के आदमी उसको उसी जगह पे डाल कर आ जाते हैं दोस्तों। जिन तो चल भी नहीं पाता, लेकिन जैसे तैसे अपनी कार के पास चला जाता है और बड़ी मुश्किल से अंदर बैठता है और महज एक कपड़े से अपने घाव पर पट्टी बांधने लग जाता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ डार्लिंग, मैं घर आकर सो गया था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, कल मिलेंगे हम। कहकर वो तुरंत कॉल काट देता है और फूट फूट कर रोता है। वेल दोस्तों, अगले दिन उस रेस्टोरेंट में जहां पर वो शैडो काम करता है ना, वहां एक आदमी आता है और बहुत ही अकड़ कर बात करता है। शैडो की काफी इंसल्ट भी करता है, जैसे कि वो बहुत रईस ज्यादा है और बाकी सब कंकाल। शैडो को आ जाता है गुस्सा, लेकिन वो ठहरा कस्टमर और शैडो एक वेटर, पर वो कस्टमर कुछ ज्यादा ही शैडो को नीचा दिखाता है तो गुस्से में शैडो उसके डिश में थूक देता है दोस्तों। रेस्टोरेंट का ओनर भी देख लेता है और शैडो को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसके लिए तो कस्टमर ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी दूसरे रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपनी वाइफ के साथ आता है। वाइफ प्रेग्नेंट है और जल्दी बच्चा भी हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों से वाइफ ने नोटिस किया था कि उसका हस्बैंड खोया खोया से रहता है। लगता है पास्ट में किए हुए किसी कांड का उसे पछतावा है। तो वाइफ के लाख पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताता और बाहर चला जाता है। और तब एक गैंग उसे उठा ले जाता है। वो कोई और नहीं दोस्तों, डॉनली का वही गैंग था। इस बार ये लोग गैंगस्टर के कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। डॉनली कहता है कि पिछले साल 9 तारीख मई को तुमने जो कुछ किया वो सब डिटेल में इस पेपर पर लिखो। चुपचाप लिखो वरना तुम्हारे खून की नदी बहेगी, पहले बता रहा हूँ। वैसे तुम्हारा नाम जिलन है क्या? पर जिलन उल्टा सवाल करता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? डॉनली कहता है कि बॉयज, लगता है ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, इसे अभी के अभी ऊपर लटका दो।
डॉनली की टीम वैसा ही करती है। वो उसके हाथ में जंजीर बांधकर उसको खींचने लग जाते हैं और दर्द के मारे वो चीखता है। डॉनली कहता है कि अरे 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 अरे, ये तो सिर्फ चीख रहा है, सच नहीं बता रहा। लिडिया, जरा वो बेसबॉल बैट देना। लिडिया बेसबॉल बैट लेकर आ जाती है और उससे उस आदमी को धीरे से मारती है। डॉनली कहता है कि आज लंच नहीं किया क्या, मुझे दो। ये कहकर वो बैट लेकर जिलन को बहुत पीट देता है। डॉनली की पर ये हरकतें दोस्तों लिडिया को ठीक नहीं लगती। इतना ही नहीं, शैडो भी यहीं पे है। लगता है ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वैसे, मतलब सभी के सभी मिले हुए हैं। जिलन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस पेपर में मे नोकोस ने जो जो किया था वो सब लिख देता है और फिर एज यूजुअल उसी के खून से उसके फिंगरप्रिंट्स उस पेपर पर लिए जाते हैं। लेकिन वो काफी रोने लगता है। तो डॉनली कहता है कि ऐसा घिनौना काम करके तुम लोग चैन से रह कैसे पाते हो, क्या तुम्हें अपने किए का पछतावा नहीं है? वो हाँ में जवाब देकर और रोने लग जाता है। डॉनली कहता है कि ठीक है, तुम लोगों ने उस दिन जो किया उस बात को मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगा, तब तुम्हारी फटेगी। लेकिन तब तक तुम जाकर अपनी वाइफ के साथ रहो, उसका जल्दी बच्चा भी होने वाला है। बॉयज, इस रोतलू को बाहर छोड़ दो, जाओ। फिर वो लिडिया से पूछता है कि तुम्हें ये अचानक क्या हो गया था? वो कहती है कि मैं किसी इंसान को इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकती, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इतने वायलेंट बन गए हो। कहकर वो चली जाती है। लेकिन डॉनली का दर्द दोस्तों वो खुद ही जाने। दूसरी ओर जिलन अपनी कार में एक सुनसान जगह जाकर अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि देखो तुम सेफ रहना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। कहकर वो कॉल कट कर देता है और खुदकुशी कर लेता है। मतलब कि 9 तारीख को जिलन ने इतना घिनौना काम किया था कि उस पछतावे में उसने अपनी जान ले ली। यहाँ से सीधे लिडिया को दिखाते हैं जो अपने घर पर आती है। वहाँ उसका पति बैठा होता है जिसको देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि वो बात बात पर लिडिया पर शक करता है। वो रोज लिडिया का मोबाइल चेक करता है, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीजों पर भी लिडिया को मारता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है और आखिर में उसको पैसे देकर जाता है। एकदम साइको आदमी है ये। अब इतना सब कुछ करके वो लिडिया से कहता है कि मैं तुम्हें इतना टॉर्चर इसीलिए करता हूँ ताकि तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। इस राक्षस के साथ न जाने क्यों लिडिया अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है दोस्तों। खैर, दूसरी ओर जिन को दिखाते हैं, वही जिन जिसे डॉन ने पहले किडनैप करके पीटा था। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि जिलन मर चुका है। दूसरी ओर हॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। अब आप पूछेंगे कि अचानक से इस आदमी का इंट्रो क्यों दिया जा रहा है ना? वो इसीलिए कि डॉन का अगला बलि का बकरा यही है दोस्तों। तो अब जिन हॉन को कॉल करता है तो हॉन कॉल उठाता ही नहीं और तब हॉन के कार को दिखाते हैं तो पता चलता है कि डॉनली की टीम पहले से उसे पिचकारी की तरह पिचका कर उठा ले चुके हैं। और इस बार ये देखिए, उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी वालों का हुलिया धारण करके रखा हुआ है। इस तरह रंग बदल बदल के ये लोग अपने टारगेट को पिकअप करते हैं। हॉन तो चिल्लाता रहता है कि तुम लोग किस खेत की मूली हो, मुझे तुम लोग पार्सल की तरह क्यों उठा लेकर आ गए, और तुम्हारा कमांडर कौन है, उसे बुलाओ। मैं प्रमोशन पे प्रमोशन पाकर तेजी से लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, समझे, और मेरी तेजी में रुकावट डालने वाले तुम हो कौन? इस तरह वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायलॉग छाड़ रहा होता है, पर बदले में उसका हाथ पकड़कर उसको हथौड़े से मारा जाता है और बेचारा दर्द के मारे और चिल्लाता है। उसकी हालत लिडिया से देखी नहीं जाती और वो हॉन का हाथ छोड़ देती है। लेकिन डॉनली को लिडिया पर गुस्सा आता है और फिर वो हॉन को पकड़कर काफी डैमेज कर देता है। और अब सिर्फ लिडिया ही नहीं, टीम के दूसरे लोगों को भी डॉनली का इस तरह से दूसरे इंसानों को टॉर्चर करना सहा नहीं जाता। वो डॉनली को रोक लेते हैं। तब डॉनली हॉन से वही कहता है कि पिछले साल 9 मई को तुमने जो जो किया था वो सब साफ साफ इस पेपर में लिख दो। इतना डैमेज होने के बाद हॉन में सवाल पूछने की ताकत ही नहीं होती और वो चुपचाप पेपर पर सब कुछ लिख कर दे देता है। और एज यूजुअल डॉनली खून से उसके भी फिंगरप्रिंट्स उस पेपर पर ले लेता है और धमकाता है कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी एक वाइफ है ना, वो नहीं रहेगी, समझे, निकलो यहाँ से। उसके जाने के बाद डॉनली अपने एक आदमी को काफी डांटता भी है क्योंकि उसने डॉनली को हॉन को मारने से रोका था। वो कहता है कि तुम जो करना चाहते हो वो जायज है, लेकिन रास्ता गलत है। इतना वायलेंस तुम्हारे अंदर आ कहां से गया? तुम्हें देखकर तो हमें भी डर लगता है, अब थोड़ा शांत हो जाओ। दूसरी ओर हॉन बैंडेज वगैरह लगाकर अपने घर पर आता है तो उसकी वाइफ घबरा जाती है कि ये तुम्हें क्या हो गया, पर हॉन तो पागलों की तरह कहता है कि प्लीज 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 मुझसे कुछ मत पूछना, मुझसे कुछ मत पूछना। इतना ही नहीं, जिन भी यही है दोस्तों और उसकी सारी बातें सुन रहा है। असल में जिलन की मौत की खबर को पढ़कर जिन को लगा था कि 9 मई के कांड में जो जो शामिल थे उन सभी को किडनैप करके उनकी धुलाई की जा रही है, इसलिए वो सच जानने के लिए हॉन को फॉलो कर रहा था। और अब उसे पता चल गया है कि उस कांड में जो जो शामिल थे उन सभी को किडनैप करके उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, पर वो भी पूरी तरह से श्योर होना चाहता है और उस कांड में शामिल सभी लोगों की वो एक लिस्ट बनाता है और हर एक को फॉलो करने लग जाता है। एक दिन तो डॉनली की टीम जिन की आंखों के सामने एक आदमी को उठा लेकर जाते हैं और जिन उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और तो और दोस्तों उन्हें फॉलो करके वो उनके सीक्रेट जगह का भी पता लगा लेता है। इस बार डॉनली की टीम फिर से मिलिट्री सोल्जर्स के भेस में होती है। जिन खिड़की से अंदर झांकता है। इस बार डॉनली अपने नए विक्टिम को इंटेरोगेट करने लगता है।
इस पर वो आदमी पूछता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसने सवाल पूरा किया ही नहीं था कि डॉनली उसको एक जोर का मारता है, जिसके बाद होती है उसकी बोलती बंद। डॉनली पूछता है कि शट अप, 9 मई को याद है ना, उस दिन तुमने जो जो किया था वो सब लिखो, सब के सब। कहकर वो उसके आगे एक फोटो फेंकता है। तब जाकर दोस्तों हमें फोटो क्लोजअप में दिखाई जाती है। उसमें एक लड़की की लाश पड़ी है और वो भी घिनौनी हालत में। वो कोई और नहीं, डॉनली की बेटी थी। डॉनली कहता है कि उस दिन तुमने क्या किया, तुम्हारे साथ कौन कौन और तुम्हारा हाई कमांडर कौन है जिसने तुम्हें ये करने का ऑर्डर दिया, सब कुछ लिखो। तो विक्टिम कहता है कि ये सब पूछने वाले तुम होते कौन हो, मैं तुम्हें ये सब क्यों लिख कर दूं। डॉनली इसका जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि बॉयज शुरू करें क्या। और ये सुनते ही सभी नाइट विजन कैमरा पहन लेते हैं और लाइट ऑफ करके उस आदमी को ऐसा मारते हैं कि लगता है बादल गरज रहे हो। उस आदमी की चिल्लाहट को सुनकर बाहर खड़ा जिन तो तड़प उठता है और वो रोने लग जाता है कि लगता है गया। मार उसको पड़ रही है दोस्तों अंदर, लेकिन दर्द यहाँ जिन को हो रहा है। आखिर लाइट्स ऑन किए जाते हैं तो वो आदमी कहता है कि नहीं भाई, मुझसे और मार नहीं खाई जाएगी, तुम जो कहोगे मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। कहकर वो सब कुछ लिख कर देता है और आखिर में खून से फिंगरप्रिंट्स भी रख लेता है। अब डॉनली पूछता है कि एक बात बताओ, तुम सभी इंसान ही हो क्या? जानवरों से भी बदतर बर्ताव करने के बाद तुम लोग आराम से जी कैसे रहे हो? वो छोड़ो, क्या तुम लोगों ने कभी अपने देश के लिए कुछ किया भी है? इस पर वो उल्टा सवाल करता है कि देश के लिए करते रहेंगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे। डॉनली कहता है कि तुम लोगों को भगवान भी सुधार नहीं सकता, इतने निकम्मे हो तुम, जाओ जा सकते हो यहाँ से। और ये लो अपनी बेटी की फोटो, वैसे बड़ी क्यूट बच्ची है तुम्हारी। और ध्यान रखना, यहाँ पर किसी बात को बाहर लीक किया ना तो अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अपनी बेटी के साथ पीसफुल लाइफ जीनी है तो यहाँ जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ बस। बॉयज इस सड़े हुए आदमी को बाहर फेंक दो। ये सब कुछ देखकर जिनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है, रुकती ही नहीं। आंखें क्या दोस्तों, डर के मारे तो उसकी नाक भी बहने लग जाती है। वो समझ जाता है कि ये लोग तो उस लड़की की मौत का बदला लेने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, पर ये लोग हैं कौन इसका जिनको अंदाजा नहीं होता। दूसरी ओर डॉनली की टीम ड्रेसिंग रूम में कॉस्ट्यूम चेंज कर रही होती है और तब एक आदमी कहता है कि यार कितने दिन वही 2-4 कॉस्ट्यूम्स बदल बदल कर पहनेंगे, कोई नया कॉस्ट्यूम मिले तो कितना अच्छा रहेगा, कोई पावरफुल भेस सिलेक्ट करते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। इस पर दूसरा कहता है कि अबे हम लोग यहाँ ड्रामा ग्रुप थोड़ी चला रहे हैं। अगला कहता है कि भेस छोड़ो यार, सिर्फ मार मार कर बड़ा बोरिंग फील हो रहा है, सच बताऊं तो चलो किसी का कत्ल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस पर डॉनली धीरे से उसका गला पकड़ लेता है और वो चिल्लाता है कि बॉस बॉस प्लीज छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रहा था। डॉनली कहता है कि इतना सा दर्द तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और तुम कत्ल करोगे। फिर दोस्तों डॉनली की टीम कार में निकल जाती है और जिन उनका पीछा करता है। वो इस बात की पूरी खबर रखता है कि कौन कहाँ उतर रहा है, उनका घर कहाँ पर है वगैरह वगैरह, और हर एक की फोटो भी क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो डॉनली के उस टॉर्चर रूम में जाता है जहाँ पर वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करते हैं और तब पता चलता है कि वहाँ की कोई भी चीज असली नहीं है, ना उनके गन्स, ना वहाँ रखे हुए सीसीटीवी कैमरास। इस तरह से हर चीज सिर्फ डमी है, एक भी असली आइटम नहीं। ये सब जानकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत हॉन से मिलता है। वो हॉन को बताता है कि मैं जानता हूँ कि आपको किडनैप करके टॉर्चर किया गया था, आपसे पहले उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और मेरा स्टेटमेंट भी लिया। हॉन कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर जिन उसे डॉनली की टीम की फोटोज दिखाता है जो उसने उन्हें फॉलो करते वक्त क्लिक की थी। वो कहता है कि देखिए जैसा आप समझ रहे हैं वैसा वो कोई पावरफुल गैंग नहीं है, सभी के सभी बहुत ही मामूली लोग हैं। इनके पास ना तो असली गन्स है और ना ही कोई असली इक्विपमेंट्स, बस 9 तारीख में के कांड के बारे में वो हमसे बदला ले रहे हैं और हमें अब ये पता लगाना होगा कि वो लड़की इनकी लगती क्या थी और क्यों ये लोग हमसे बदला ले रहे हैं। वैसे उस कांड में हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो बस वही किया जो हमारे हाई कमांड ने कहा था, हमने खुद से कुछ नहीं किया ना, इसमें हमारी गलती नहीं है। ये सुनकर हॉन कहता है कि तुम अपना स्टेटमेंट दे चुके हो, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तुम बस इन बातों को भूलकर आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब ये सुनने के बाद जिन भड़क जाता है कि ये आप क्या कह रहे हैं सर, उन लोगों ने हमारे आदमी को टॉर्चर करके उसको मार डाला, हम उनको यूं ही तो नहीं छोड़ सकते। हॉन कहता है कि उन लोगों ने जिलन को नहीं मारा, जिलन इतने महीनों से पछतावे में जीता रहा, उसने ऐसी घिनौनी हरकत की इसीलिए, और तब उसे किडनैप करके टॉर्चर किया गया और उसका स्टेटमेंट भी लिया गया। उसे डर था कि अगर ये बात लीक हो जाएगी तो लोग उस पर थूकेंगे, इसलिए पछतावे के मारे और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने खुदकुशी की है। अब इन बातों से कोई मतलब नहीं रहा और देखना आइंदा इस बारे में मुझसे बात भी मत करना तुम, कहकर वो चला जाता है। असल में दोस्तों हॉन को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो जानता है कि अगर उसने डॉनली के खिलाफ कुछ भी किया तो डॉनली उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो इस मामले में जितना हो सके दूर हो जाना चाहता है। लेकिन ये जिन है ना जो ये इस बात को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। वो एक और विक्टिम से मिलने जाता है जिसे डॉनली की टीम ने टॉर्चर करके छोड़ दिया था, लेकिन जिन को देखते ही वो उसको धक्का देकर बिल्कुल पतली गली से बच निकलता है। जिन उसके पीछे पीछे भागता भी है और उसका नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन न जाने वो किस गली में छुपा हुआ है। जिन चिल्लाता है कि हम दोनों मिलकर उनसे बदला लेंगे, आ जाओ सामने।
वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जिनकी सारी बातें वो सुन रहा होता है, लेकिन डॉन ली से मुकाबला करने की हिम्मत उसमें भी नहीं होती। और तो और वो खुद भी रियलाइज कर लेता है कि उसने बुरा काम किया है और उसे जरा पछतावा भी होने लग जाता है, इसीलिए वो इस बात का बदला नहीं लेना चाहता। अगले सीन में डॉन ली की टीम फिर दोस्तों एक आदमी को उठाती है, पर इस बार डॉन ली नहीं मारता बल्कि उसकी टीम उस आदमी को पीटने लग जाती है। फिर जब डॉन ली आता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो, इनकी टीम के लीडर? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और मेरी कितनी ऊंची पहुंच है? ये सरकार मेरे अंडर काम करती है, समझे? मैं तो अपनी सेकंड वाइफ के घर पर जा रहा था और तुम्हारे आदमियों ने मुझे उठा लिया। तुम हो कौन? तब डॉन ली उसको वही फोटो दिखाकर लिखने को कहता है कि 9 तारीख मई को तुमने जो जो किया वो सब यहाँ लिख दो। पर वो माने तब ना। डॉन ली कहता है लगता है इसको मुश्किल रास्ता पसंद है। बॉयज जरा शॉक लगाओ इसको। उसकी टीम उस आदमी को शॉक लगाने लग जाती है और ये सब लिडिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर चले जाती है। अब शॉक से तड़पने के बाद वो आदमी अपना स्टेटमेंट लिखकर देने को मान जाता है। फिर डॉन ली पूछता है कि उस दिन तुमने जो किया क्या उसका तुम्हें पछतावा है? वो कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की तो पछतावा किस बात का? मैं तो अपने हाई कमांड को फॉलो कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, मुझे कोई पछतावा नहीं। और हाई कमांड का ऑर्डर फॉलो करने के बाद ही आज मैं इतनी अच्छी पोजीशन में हूँ और आगे भी मैं वही सब करूंगा जिससे मुझे तरक्की मिले। ये सुनकर डॉन ली उसे बहुत मारता है कि जिसे सही गलत के बीच का अंतर नहीं पता उसको जीने का हक ही नहीं है। लिडिया और दूसरे लोग डॉन ली को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ली शांति नहीं होता। आखिर वो जरा कूल डाउन हो जाता है और कहता है कि इस जिंदा लाश को बाहर फेंको यहाँ से। वो भी उस आदमी को लेकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद डॉन ली लिडिया पर बरस पड़ता है कि तुमने मुझे रोका क्यों? क्या तुम नहीं जानती कि इन दरिंदों ने क्या किया है? जानती हो ना? लिडिया कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि उन्होंने क्या किया, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो उसको देखकर मुझे लगता है कि तुम उनसे भी बदतर दरिंदे बनते जा रहे हो। उनमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कहकर वो चली जाती है। और आज तो टीम का एक और आदमी भी कहता है कि तुम बहुत वायलेंट होते जा रहे हो। डॉन ली चिल्लाता है कि उस आदमी को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। इतना बड़ा जुर्म करके वो कहता है कि उसने जो किया सही किया और तुम चाहते हो कि मैं शांत रहूं? उसने मेरी बेटी की जान ली है और उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, मैं शांत कैसे हो जाऊं? पर उसकी टीम का आदमी कहता है कि अगर तुम इस तरह वायलेंट रहे तो कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। कहकर वो ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। डॉन ली फिर लिडिया को मनाने जाता है और उसे कन्विंस भी कर लेता है कि तुम लोगों की मदद के बिना मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, प्लीज तुम लोग मेरा साथ छोड़कर मत जाओ। जिन ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इतना ही नहीं, डॉन ली की टीम के लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। एक आदमी की अपने भाई से अनबन है तो दूसरे आदमी ने अपने किसी दोस्त को उधार दिया था, लेकिन वो दोस्त उधार चुकाने का नाम नहीं लेता और कहता है कि उन पैसों में से आधा मेरी वाइफ चुरा कर भाग गई, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। असल में इस आदमी का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ कहीं और चली गई। उसका बहाना करके यह आदमी उधार चुकाना नहीं चाहता। हालांकि वो बहुत बड़े घर में रहता है जो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि मैं यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ। खैर दोस्तों, डॉन ली की टीम यहाँ पर अगले विक्टिम को किडनैप करके लेकर जाती है। लगता है ये मिलिट्री जनरल है। डॉन ली उसके बैच पे लगे स्टार्स पर काला प्रिंट लगा देता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। डॉन ली कहता है कि देख रहे हो ये स्टार्स, ये तुम डिजर्व नहीं करते। ये वीरता और ईमानदारी के लिए दिए जाते हैं जो कि तुम में बिल्कुल भी नहीं है। और जब डॉन ली उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है तो वो शॉक। डॉन ली पूछता है कि अब ये बताओ कि तुम लोगों ने इस लड़की का कत्ल क्यों किया और उसे अब्यूज क्यों किया? लेकिन जनरल कहता है कि मैंने 30 साल से इस देश की सेवा की है, ये क्या है वो क्या है? डॉन ली गुस्से में कहता है कि बॉयज शुरू करो, और वो उसके कान में एक हेडसेट लगाकर उसको मास्क पहना देते हैं जिसके जरिए जहरीला गैस भेजा जाएगा। पर वो अपना मुंह नहीं खोलता तो ये लोग गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लग जाते हैं तो वो चिल्ला उठता है। ये सुनकर बाहर खड़ा एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी उसको रोक देता है क्योंकि अगर वो अंदर आ गया तो न जाने डॉन ली का कौन सा खतरनाक अवतार सामने आ जाएगा। और जब जनरल टॉर्चर सह नहीं पाता तो वो अपना स्टेटमेंट देने को मान जाता है, लेकिन तब लिडिया उसका पेपर छीन लेती है और डॉन ली से कहती है कि बस देखो बहुत हो गया, अब और नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। कहकर वो चली जाती है। पर डॉन ली जनरल को नहीं छोड़ता और उसको लिखने को कहता है। अब जनरल को लगा था कि ये सभी एक ही गैंग के लोग हैं, लेकिन लिडिया का बर्ताव देखकर उसको समझ आ जाता है कि इनके बीच कुछ न कुछ अनबन जरूर है, यानी कि ये लोग किसी बड़े गैंग को बिलोंग नहीं करते। इसीलिए वो थोड़ा करने लग जाता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी टीम का एक आदमी उस पर गन रख देता है तो जनरल कहता है कि तुम सच में पागल हो, मैं कई सालों से गन्स में डीलिंग कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं जानता कि कौन सा गन असली और कौन सा नकली? अपना ये नकली गन हटाओ और फूटो यहाँ से। और तुम लोग हो कौन? सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो क्या? तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। डॉन ली कहता है कि एक लड़की को टॉर्चर करके मार डाला तुम लोगों ने और मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम्हें इसका कोई पछतावा ही नहीं है, तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। कहकर वो जनरल को शूट कर देता है। और यहाँ रिवील होता है कि डॉन ली की टीम के पास जो गन्स है वो नकली है, लेकिन डॉन ली के पास तो असली गन है। हालांकि ये जानकर तो सभी उस पर चिल्लाते हैं कि अब तुम कत्ल करने पे उतर आए, तुम राक्षस बन गए हो।
लेकिन अब किसी भी तरह जनरल की बॉडी को ठिकाने लगाना तो होगा। तब दो आदमी उसके लिए गड्ढा खोदने में लगे होते हैं। शैडो भी इनकी मदद कर रहा होता है। तो आखिर वो जनरल की बॉडी को उसमें दफना देते हैं। इसके बाद डॉनली के 2-3 साथी उसको छोड़कर जाने लगते हैं। तो डॉनली कहता है कि एक बात बताओ, तुम लोगों को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जो मरा है वो कोई ईमानदार ऑफिसर तो नहीं है ना, कोई अच्छा इंसान तो नहीं है ना, वो एक दरिंदा था और उसके मरने से हवा जरा साफ ही हो गई है, गंदी नहीं हुई। कल हमें और भी काम है, इसलिए देखो सभी टाइम पे आ जाना। लेकिन दोस्तों अब वो डॉनली की बातें नहीं मानते। डॉनली तो चाकू लेकर लिडिया के पीछे चला जाता है। तो वो कहती है, हाँ मार डालो मुझे मार डालना चाहते हो ना, मारो। घर पर जो मेरा पति कर रहा है ना, उस हिसाब से तो मुझे कब का मर जाना चाहिए था, और तुम ही मुझे मार डालो। बल्कि डॉनली चुप हो जाता है। दूसरी ओर उसका एक और आदमी पुलिस स्टेशन में सरेंडर होने जाता है। तो डॉनली उसको रोक कर कहता है कि पुलिस को सब बताना है तो बता देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अपना मिशन पूरा करके मैं खुद भी मरने वाला हूँ। मिशन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ये बस क्लाइमैक्स है। अब यहाँ तक तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है उसके लिए शुक्रिया। अब आगे तुम्हें जो करना है कर लो, पुलिस को बताना है तो बता दो, कहकर डॉनली चला जाता है। अब वो आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाता और घर लौट आता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसाफ डॉनली के पक्ष में है। अब दूसरी ओर डॉनली के एक साथी को दिखाते हैं कि जो कि जरा बुजुर्ग है। दोस्तों कुछ लोग उसके घर का दरवाजा पीटते हैं। असल में वो साहूकार के आदमी है जो कि कर्ज वसूल करने के लिए आए हैं। बुजुर्ग की पत्नी कैंसर से पीड़ित है और फिलहाल हॉस्पिटल में है। उनके ट्रीटमेंट के लिए बुजुर्ग ने उधार लिया था, लेकिन इन्हें उससे क्या, इन्हें तो बस पैसा वसूल करने से मतलब है। लेकिन इन पैसे वसूलने वालों को दूसरे की कंडीशन के बारे में कोई मतलब नहीं होता, इन्हें तो पैसा चाहिए। वो उसे पकड़कर बहुत मारते हैं और उसकी गर्दन पर एक आदमी पैर रखकर दबाने भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों एहन वक्त पर डॉनली उस बुजुर्ग से मिलने आता है और इन लोगों की खूब पिटाई करके इनको भगा देता है। डॉनली बुजुर्ग से पूछता है तो वो बेचारा तो रोने लग जाता है। जब कोई अपना ऐसी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हो तो हर किसी का यही हाल होता है यार। वो डॉनली को अपना दुख दर्द बताने लग जाता है। अब अगले सीन में डॉनली कहीं पर जा रहा होता है और तब रिवील होता है कि वो किसी अंडरग्राउंड जगह पे जा रहा है। यहीं उसने अपना घर बना के रखा हुआ है। तब वहां पर एक साधु आदमी आता है जो कि एक सोल्जर हुआ करता था। और हाँ दोस्तों, डॉनली भी कभी सोल्जर ही हुआ करता था, लेकिन जब उसकी बेटी के साथ ये सब हुआ तो उसने काम छोड़कर रिवेंज लेना ही अपना काम बना लिया। अब वो साधु जब डॉनली को बताता है कि वो उसका साथी था, तो डॉनली उससे माफी मांगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी बन गया हूँ, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले दिन जब वो साधु आता है तो डॉनली एक पत्थर पर बैठा ध्यान कर रहा होता है। उसकी ऐसी शांति देखकर साधु हैरान और उसे प्रणाम करके चला जाता है। दूसरी ओर दोस्तों जिन डॉनली और उसके साथियों की फोटोज देख रहा होता है, लेकिन वो डॉनली के खिलाफ कुछ भी करने से कतराता है। और तो और ज़मीर भी तो कोई चीज होती है। वो जानता है कि उसने जो डॉनली की बेटी के साथ किया उसके बदले में डॉनली जो कर रहा है ना वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो चुप रहता है। अगले दिन डॉनली अपने अगले टारगेट को उठाने के लिए तैयार होता है। उसके 4 साथियों में से सिर्फ 3 लोग उसके साथ आते हैं। चौथा कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, कहकर वो तो चला जाता है। डॉनली को वैसे गुस्सा भी आता है और वो दूसरों से कहता है कि अगर देखो तुम लोग भी जाना चाहते हो ना तो चले जाओ, मैं अकेला ही कर लूंगा अपना काम। पर वो नहीं जाते, खासकर शैडो तो हमेशा डॉनली के साथ ही रहता है। वो कभी डॉनली का हाथ नहीं छोड़ेगा। और इस बार ये लोग एक हाउसकीपर्स के भेस में होते हैं और वो गोल्फ क्लब में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक अमीर बुजुर्ग आदमी बाहर निकल रहा होता है। मौका पाकर वो उसे उठा लेते हैं और उसे जंजीरों से बांध देते हैं। वो उन सभी से करता है कि तुम लोग कचरा उठाने का काम करते हो, मुझे छोड़ दो वरना बहुत ही बुरा होगा। फिर डॉनली उसे अपनी और अपनी बेटी की फोटो दिखाता है तो वो कांपने लग जाता है और कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है बाकियों ने किया था। डॉनली उसकी जंजीर पकड़कर खींचता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अब की बार डॉनली के साथी डॉनली को पकड़कर खींचने लगते हैं तो डॉनली खुद को छुड़ाकर अपने ही आदमियों को पीटने लग जाता है, क्योंकि डॉनली की बेटी के साथ जो हुआ ना उसका कारण ये आदमी है। इसे डॉनली कैसे छोड़ता। अपने आदमियों को धक्का देकर वो फिर उस आदमी के पास जाता है तो डॉनली के साथी उसके पैर पर जोर का मारकर उसे दूसरी ओर खींच ले जाते हैं और उसे जंजीर से बांध देते हैं। शैडो ये सारी हरकतें देख रहा होता है, लेकिन वो सोच लेता है कि डॉनली की मदद करने का यही सही मौका है, इसीलिए वो चुप खड़ा रहता है। डॉनली कहता है कि मुझे खोल दो, आज तो मैं इस बूढ़े की जान लेकर ही रहूंगा। उसके साथी कहते हैं कि हमें भी मार डालो, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है जिसे चाहा मार डाला। हम लोग इसीलिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं क्योंकि तुम अपनी बेटे के कत्ल का बदला लेना चाहते थे। कातिलों को कानून के हवाले करके उनको सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन अब तुम खुद एक कातिल बन चुके हो और दूसरों को टॉर्चर करके उनको मार डालने की तुम्हें लत लग चुकी है। अगर हमने तुम्हें रोका नहीं होता ना तो इसका भी कत्ल हो जाता। लेकिन डॉनली कहता है कि तुम्हें इन लोगों पे तरस आ रहा है, लेकिन इन लोगों की वजह से ही मेरी बेटे को कैसा दर्द कैसी वेदना हुई थी इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। इतने दिन मैं सोच रहा था कि तुम लोग मेरे साथ हो, पर अब मुझे पता चला कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया। इस दरिंदे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार मेरे हाथ लग गया ना ये
और दोस्तों, इनकी बातें सुनकर वो बुजुर्ग आदमी अकड़ने लग जाता है कि मुझे खोल दो, फिर हम सब मिलकर तुम्हारे लीडर को हमेशा हमेशा के लिए चुप करा देंगे। तो इस पर डॉनली के साथी कहते हैं कि हम अपने लीडर के खिलाफ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारे साथ हैं, समझे? कहकर वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर शैडो एक रॉड लेकर वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें वो रॉड से बहुत मारता है। उन्हें फ्लैट करने के बाद वो अंदर आकर डॉनली को खोल लेता है। बाकी लोग जैसे भी हो, लेकिन शैडो बिल्कुल अंधाधुंध डॉनली को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि तुम कहो तो बूढ़े को मैं अभी मार डालता हूँ। लेकिन अब डॉनली अचानक से शांत होकर कहता है कि नहीं, अपने मकसद के लिए मैंने तुम सबको काफी मुसीबत में डाला है, अब और नहीं, तुम जाओ और अपनी लाइफ को चैन से जियो। पर शैडो कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर। अब इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, डॉनली उसको थप्पड़ मार देता है कि एक बार कह दिया जाओ तो जाओ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। उसे भेजने के बाद डॉनली उस बुजुर्ग को पकड़कर सच उगलवाता है और तब पता चलता है कि इस अमीर आदमी की खातिर दोस्तों एक गैंग ने कितने घिनौने काम को अंजाम दिया था। असल में डॉनली की बेटी को अब्यूज करने के लिए किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि उस वक्त इस बुजुर्ग आदमी की तबीयत बहुत ही खराब थी और उसके दोनों किडनीज फेल होने वाले थे। उसे एक डोनर की तलाश थी, लेकिन उसके ब्लड ग्रुप का कोई डोनर नहीं मिल रहा था और तब उसे पता चला कि उस लड़की का यानी डॉनली की बेटी का ब्लड ग्रुप इसके ब्लड ग्रुप से मैच करता है। उसी रात उसने गैंग को सुपारी देकर डॉनली की बेटी को किडनैप करवाया और उसकी दोनों किडनी निकाल ली। लेकिन गैंग के आदमी यहाँ पर नहीं रुके और उन्होंने उस लड़की को अब्यूज भी किया, इस तरह से उसकी जान ले ली। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इस आदमी पर कोई एक्शन नहीं लगाया गया, क्योंकि ये बड़ी पोजीशन पर है और बहुत ही अमीर भी। पुलिस को घूस खिलाकर इसने केस बंद करवा दिया। इस केस की एक छोटी सी भी खबर बाहर नहीं आई। एक बाप होने के नाते डॉनली चुप कैसे बैठा रहता, इसलिए उसने बदला लेने का ये तरीका अपनाया। ये सारी बातें जिन सुन रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगा कि वो अपने बस हाई कमांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे ऐसी घिनौनी कहानी है, इसका उसे पता नहीं था। डॉनली चाहता ना तो इस आदमी को खत्म कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही जिन अंदर आता है तो बुजुर्ग पूछता है कि तुम कौन हो? जिन कहता है कि 9 मई को जो तुम्हारी खातिर उस लड़की का किडनैप हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। वो कहता है कि अच्छा, वाकई में तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब मुझे खोल दो, मुझे बाहर जाना है। जिन कहता है कि तुमने अपने फायदे के लिए हम लोगों से ऐसी बदतर हरकत करवाई तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। कहकर जिन उस आदमी के मुंह पे उसी तरह से टेप बांधता है जिस तरह शुरुआत में डॉनली की बेटी के मुंह पे बांधकर उसे किडनैप किया गया था। फिर उसका खात्मा करके जिन ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और सोल्जर का ड्रेस पहन लेता है, यानी अब वो डॉनली का साथ देने वाला है। वो डॉनली की जगह पे जाता है जहां पर वो ध्यान कर रहा होता है। जिन एक हथियार लेकर पीछे से डॉनली के पास जाने लगता है, लेकिन जिन की आंखों में आंसू होते हैं। अगर जिन ने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया होता और सही गलत में फर्क समझा होता तो शायद आज डॉनली की बेटी जिंदा होती। उसे बहुत ही गिल्ट फीलिंग होती है कि उसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की की जान गई, बल्कि डॉनली की जिंदगी नरक बन गई और वो खुद कातिल बनने पे मजबूर हो गया। कौन? डॉनली यार। ये सारी बातें सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है और डॉनली के एकदम करीब पहुंच जाता है और तब डॉनली चीखता चिल्लाता व रोने लग जाता है। एक और उसकी बेटी मर गई, दूसरी ओर उसने अपने बेटे के कातिल को जिंदा छोड़ दिया। इन दोनों फीलिंग्स के बीच में वो तड़प रहा होता है। डॉनली जानता है कि उसके पीछे कोई हथियार लिए खड़ा है, लेकिन वो ना तो मुड़ता और ना ही खुद को बचाने की कोशिश करता। और तब डॉनली को इस नरक से छुटकारा दिलाने के लिए जिन पीछे से उसे पीटने लगता है। डॉनली दोस्तों एक बार भी उसको नहीं मारता और उसी के हाथों मारा जाता है। शायद वो खुद भी इस वेदना से छुटकारा पाना चाहता था। उसकी जान लेने के बाद जिन भी कौन सा जिंदा रहने वाला था, वो भी खुदकुशी करने वाला है। और इसी ट्रेजिक सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हाँ,